हमने क्या क्या देख लिया था सर? लास्ट क्लास में जो हमने सेंटर ऑफ मास का मोशन देखा था, उसमें देखा था हमने m1 v1 m2 v2 m3 v3 divided by the total mass is the velocity of center of mass. ऐसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी डिफाइन करा था और वो भी हमारा हो गया था। बोलो, यहां तक देख लिया था। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा था कि यदि एक पॉइंट लिखा था हमने कि अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो ऑल पार्टिकल्स की वेलोसिटी 0 होगी। नहीं होगी। या नेट वेलोसिटी का सम 0 होगा। याद है? तो हमने पढ़ा था कि नेट वेलोसिटी का सम 0 होगा। संजीवनी, क्लियर है तब? है ना? तो ये सारी बातें हम देख चुके थे। चलो, उसी पर बेस्ड मैंने एक सवाल भी करवाया था, है ना, कि ये एक बोट है, बोट पानी में है। आज हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये खड़े हो तुम, ये खड़ी है वो, ठीक है? यार ये ना मुझे एक बार बता दो वाली जनता से बहुत चिढ़ है। मतलब इतने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद भी तुम एक बार 5 रुपए का और बता दो। क्या चलता रहता है ये? है? एक बार में समझो ना बेटा, उसके बाद इतना ही एफर्ट डाल लिया करो कि रिकॉर्डिंग देख लो। चलो, और मास ऑफ बोट, बोट का मास कितना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट। व्हेन A moves to B। अगर A B पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा? चलो जल्दी बताओ। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ऐसा सपोज कर लेते हैं हम क्या करते हैं, हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ये जो है ये पीछे गया होगा x। कल लास्ट क्लास में वैसे मैंने करना सिखाया था क्वेश्चन। तो ये x पीछे गया होगा और a b तक जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास शुरू में यहाँ पे है। एक और बात जो कि हमने सीखी थी लास्ट क्लास में वो ये थी, एक तो हमने ये सीखा था VCOM 0 हो तो क्या होगा। अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नेट ये लिखो, अगर नहीं लिखा है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the body is 0, then ACOM is 0। ये कैसे आया? m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर प्लस mn vn वेक्टर इक्वल्स टू m टोटल VCOM वेक्टर। अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं तो m1 dv1 वेक्टर बाय d2 प्लस m2 dv2 वेक्टर बाय mn dvn वेक्टर बाय dt बराबर 0, बराबर md, तो यहां से आ जाएगा f1 f2 f3 fn इक्वल्स टू f net इक्वल्स टू m ACOM।
क्लियर है? अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो है तो ACOM का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। अच्छा, सिंस, अभी ये लिख लेना तुम लोग, सिंस सेंटर ऑफ मास acceleration is zero and initially it is at rest, initially at rest, therefore final velocity of COM and initial velocity of COM is same and it is zero. तो हम क्या लिखेंगे? 30, बोट कितना चल गई है? x माइनस, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन हमने नेगेटिव लिया है, 30 माइनस x, और ये लड़की भी बोट के साथ पीछे खिसक गई है, माइनस x, प्लस आदमी 50, इसे चलना तो 5 मीटर था लेकिन चल कितना पाया? 5 माइनस एक्स बराबर 0। क्लियर है क्या ये इक्वेशन? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये सभी को क्लियर है? ये लास्ट क्लास में बताई थी मैंने। माइनस 100x माइनस 50, 5 माइनस x, माइनस से माइनस कट गया, ये बन गया 2, 2x प्लस x बराबर 5, x इक्वल टू 5/3 मीटर। x इक्वल टू 5/3 मीटर। तो बोट कितना डिस्प्लेस हो गई है सर? बोट डिस्प्लेस हो गई है 5/3। किसी का आंसर आया था क्या ये? चलिए यहां से अब देखिए, मान लीजिए सौम्य कहो तो अभी COM बंद कर देते हैं अपन और यूनिट डायमेंशन स्टार्ट कर लेते हैं, क्या कहते हो? अब अगर हम इससे आगे देखें, मान लीजिए ये बोट है और आज मिलने का डिसाइड हुआ है, ये B यहाँ पर है और A यहाँ पर है। बहुत दिन हो गए थे तो A गई आज मिलने B से। बहुत दिन से नहीं मिले थे तो A गई। इफ सेम मास सेम लेंथ सब कुछ सेम है, मास ऑफ A है 70, मास ऑफ B है 50 और मास ऑफ बोट है कितना था? 30 था शायद पहले, 30, और A और B के बीच का डिस्टेंस भी है 5। फाइंड द डिस्टेंस traveled by boat when A reaches to B। पहला क्वेश्चन सुन लो पहले ध्यान से। फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि अब तो रोज मिलना हो ही रहा है तो थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चलेंगे, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट when both meet at the center of the boat, जब दोनों सेंटर ऑफ द बोट पर मिलने लगे। अब क्या हुआ? दोनों क्वेश्चन में आंसर बताइए। डायरेक्शन मान लेना है। तुम्हें लगता है अगर बोट जनरली ना मोशन हैवी मास के अगेंस्ट होता है, जैसे 50 kg का आदमी है, ठीक है, तो अब ये इधर जा रही है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बोट इधर जा रही होगी, तो मास ऑफ ए, या चलो बोट को पीछे ही मानते हैं, बोट किधर जा रही है? पीछे की तरफ जा रही है, एक्स, तो मास ऑफ ए 5 प्लस एक्स, ये वाला डायरेक्शन हो गया अपना नेगेटिव, और अरे यार ये क्या हो रहा है?
थोड़ा सा करेक्शन हो गया, रुकने। ठीक है, तो अब ये डिसाइड हुआ कि ए बी की तरफ आएगा, तो अपन ने इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, तो मान लेते हैं बोट भी हमारी इधर ही खिसक गई, तो हम क्या लिखेंगे, -ma 5 + x, और आदमी इधर आया है +50 × -x, और ये +30 × -x = 0। ठीक है, तो मास ऑफ ए कितना है, 70, इसको प्लस के उधर ले जाते हैं, 70, 5 + x बराबर -50x -30x -80x 350 + 70x, तो ये कितना हो गया, 350 - 150x 7/3, लेकिन नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो अज्यूम किया था ना डायरेक्शन इधर, वो एक्चुअली इधर मूव हुआ है। ठीक है, किधर मूव हुआ है, एक्चुअली इधर मूव हुआ है, तो x = 7/3 राइट। क्लियर हुई बात सभी को अच्छे से? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो कहता है कि दोनों बॉडी सेंटर पे आ गई, दोनों ने ये प्लान किया कि अब हम कहाँ मिलेंगे, सेंटर पे। 50 kg, 70 kg, 5 मीटर, 30 kg, दोनों कहाँ मिल गए, सेंटर पे। इफ बोथ मीट एट सेंटर, मान लो ये x आगे चला गया, कितना आगे चला गया, x, बोट x आगे चली गई, तो ये क्या होगा, 50, चलना कितना था 50 वाले को 2.5, लेकिन अब कितना चलेगा, 2.5 + x। 70 वाले को कितना चलना था, अपोजिट चल रहा है 70, उसको भी 2.5 चलना था, लेकिन -x, और बोट खुद कितना चली है, बोट चली है 30 आगे की तरफ, x बराबर 0। इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है सभी लोग, बोलो यार जल्दी, कितनी आ रही है x की वैल्यू, सभी लोग जल्दी, क्विक। x की वैल्यू कितनी आ रही है सर, ऑन सॉल्विंग x की वैल्यू इज 1/3। 0 कैसे आ रहा है अब्दुल्ला? चलो तुम लोग क्वेश्चन समझ गए, अब मैं थोड़ा और आगे डिस्कशन करता हूं। देखो, ये पढ़ा ना हमने, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल, there is a system of particle and each particle is moving with certain velocity। हर पार्टिकल की अपनी कुछ वेलोसिटी है, v1 v2 v3, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास जो कि vcom से मूव कर रहा है ना। इफ एक्सटर्नल फोर्स F net equal to 0, then ACOM equals to 0। It means M1 U1 M2 U2 Mn Un is equals to M total UCOM। इनिशियली अगर मान लो हमारा सिस्टम इस वेलोसिटी से था,
इनिशियली अगर हमारा सिस्टम इस वेलोसिटी से था, अब पहले तो हमें इन शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा। प्लीज सुनना इस बात को। एफ नेट 0, ए कॉम 0, इट मीन्स वी कॉम इज कॉन्स्टेंट। क्या एवरीवन इस बात से एग्री करते हैं? इट मीन्स सर फाइनली भी M1 V1 हो सकता है, M2 V2 हो सकता है, Mn Vn हो सकता है, लेकिन टोटल मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी यूकॉम से ही मूव करेगा, बिकॉज यूकॉम कैन नॉट अलाउ एनी चेंज इन इट। हाँ या ना? इट मीन्स फ्रॉम 1 and 2, क्या मैं M1 U1 को P लिख सकता हूं क्या? मोमेंटम P इनिशियल ऑफ 1, P इनिशियल ऑफ 2, ऐसे करते करते P इनिशियल ऑफ n is P initial of com, and P final of 1, P final of 2, P final of n must be equal to P final of com, such that ये दोनों इक्वेशन इक्वल होना चाहिए, such that Pi com must be equal to Pf com। बोलो ना यार, क्लियर है क्या ये बात? इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लास में अगर 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे हाथ पकड़कर बैठे हुए हैं, ये सब 10 बच्चे हैं और ये सब बैठे हुए हैं, अभी ये सब 10 बच्चे मैं बना देता हूं, देखो ये सब बैठे हुए हैं, ये सब अपनी मर्जी से कहीं भी चल सकते हैं और ये इनका सेंटर ऑफ मास। अगर इन सब बच्चों पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ये सब बच्चे कहीं भी कैसे भी चल सकते हैं, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास जो पहले कर रहा था वही बाद में करेगा, उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, और अच्छे से कहूं तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर एक बेस्ट एग्जांपल बता दो जो हमने अपने जीवन में देखा हो इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताओ तुम्हें। देखो इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये, जमीन पे ये बॉम्ब रखा हुआ है, ये बॉम्ब के पार्टिकल्स है ना सारे, ये सब बॉम्ब के पार्टिकल्स हैं। क्या बन गया है? सी अगर रेस्ट्रिक्शन होगा कोई तो फिर तो बेटा वो फ्रिक्शन आ जाएगा। तो हम अभी एक्सटर्नल फोर्स की बात कर ही नहीं रहे, तो दे आर मूविंग फ्रीली, लेकिन उन सबका जो एवरेज सम हम ऊपर देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास पे, उस पे अगर कोई फर्क नहीं आ रहा है तो वो शुरुआत में और बाद में सेम है। इसी को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि ये बॉम्ब, ऐसा मान लो कि तुमने घर पे बैठ के चुपचाप से बॉम्ब बनाया था और 4 पत्थरों को जोड़ा था, 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर और ये इन चारों को अच्छा जोड़ के ऐसा बॉम्ब जैसा बना लिया था और आग लगा दी इसमें। शुरुआत में इन चारों पत्थर का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, COM एट रेस्ट इनिशियली। बोलो, अब जब रेस्ट पर है और तुमने जाके इस बॉम्ब में आग लगाई, जब तुमने जाकर के इस बॉम्ब में आग लगाई, अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुई और बॉम्ब फटा ना, वो केमिकल रिएक्शन क्या इंटरनल थी? वो केमिकल रिएक्शन इंटरनल थी, बाहरी तो कुछ नहीं था, तुम जाकर के हथौड़ी से थोड़ी फोड़ते हो बॉम्ब को। इंटरनल केमिकल रिएक्शन हुई और एक टुकड़ा गया इधर, एक टुकड़ा गया इधर, एक टुकड़ा गया इधर और एक टुकड़ा गया इधर। ये था M1 मास, ये था M2 मास, ये था M3 मास और ये था M4 मास। इसकी वेलोसिटी V4, इसकी वेलोसिटी V3, इसकी वेलोसिटी V2, इसकी वेलोसिटी V1। सर शुरुआत में देखें तो सब जीरो, इनिशियल मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो, इनिशियल मोमेंटम इज जीरो।
और फाइनली क्या हो गया, m1 v1 m2 v2 m3 v3 m4 v4। दिस इज, और क्या अभी भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही है, कॉम एट रेस्ट अगेन। कॉम को कोई मतलब नहीं है, दुनिया इधर की उधर मूव हो जाए, उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, वो मूव होने वाला नहीं है। इसका मतलब सर सेंटर ऑफ मास का मोशन तो नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल मोशन कर जाते हैं। And since the momentum is conserved about center of mass, momentum conserved about center of mass, conservation of linear momentum about center of mass, because of which हम ये कह सकते हैं कि P1 वेक्टर, P2 वेक्टर और P3 वेक्टर और P4 वेक्टर, इन चारों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा 0 होगा। यहां से हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें P1 P2 P3 पता हो तो P4 निकाल सकते हैं। हाँ या ना बोलो, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर हुई इतनी बात अच्छे से? और कोई दिमाग में है तुम्हारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का? एक और देखो, ये दो आदमी हैं, इन सब पे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, बस अभी दिखा रहा हूं बातें। ये एक प्लेटफॉर्म है, अर्थ पे रखा है, और यहाँ पे ऑयल है, इनके बीच में ऑयल फिल कर दिया, या बोल दो फ्रिक्शन 0 है। ठीक है, हाँ सौम्य बिल्कुल। अब एक आदमी यहां खड़ा है, ये दोनों मिलने आए एक दूसरे से, ठीक है। हाँ, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास मूव करता है क्या? ये दोनों मिलने आए, जब दोनों मिलने आए तो अपने पैरों से इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा। अगर इनका सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ था तो बाद में भी यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज हो जाएगा? या तो ये बोट, या अच्छा बोट वाला करा दिया मैंने, या तो ये प्लैंक चेंज हो जाएगा, या इन दोनों का डिस्टेंस, प्लैंक आगे पीछे मूव कर जाएगा, और इस तरीके से मूव करेगा कि सेंटर ऑफ मास काय पे रहे, रेस्ट पे रहे। क्लियर हुई बात? चलिए, इस बात को लिखिए सब लोग फटाफट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोलिजन ऑफ कार में ऐसा नहीं होता बेटा। हाँ, वैसे कोलिजन में भी यही बोलेंगे हम। कोलिजन जब पढ़ाऊंगा मैं, कोलिजन में बहुत सारी और बातें बताऊंगा मैं। ठीक है, बोल सकते हो इलास्टिक कोलिजन में, ऐसा बोल सकते हो सभी लोग। जरा सच दैट के बाद यहां आ जाओ और ऐसा लिखो, सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देयरफॉर P फाइनल बराबर P इनिशियल। बस इतना लिखो, समझ तुम लोग गए हो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन तुम कैसे सीखोगे? अभी मैं 4-5 एग्जांपल्स करा रहा हूं, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं इस पे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आते हैं, बिना प्रैक्टिस के नहीं आते। और इसमें ये पहचानना जरूरी है कि क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना? नहीं तो बच्चे, अगर तुम ये नहीं पहचान पाओगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये लिखो, इसके बाद मैं तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। सिस्टम को पहचानना सिखाऊंगा मैं, कैसे पहचानते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल, सॉल्व में लगा रहे होंगे डेफिनेटली। देखो, एक रोड है और इस पर ये स्केट बोर्ड रखा हुआ है। ये एक आदमी आया, 5 मीटर पर सेकेंड से, 50 kg का आदमी, 5 kg का स्केट बोर्ड। इनके बीच में जो हुआ उसके बाद में तुमने थोड़ी देर बाद देखा कि आदमी और स्केटबोर्ड दोनों कुछ वेलोसिटी से चल रहे हैं। तुम्हें वो निकालनी है। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच, वो वेलोसिटी बताइए जिससे कि दोनों मूव करें।
अब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। क्या हुआ होगा सर, ये आदमी है, दौड़कर आया, इस पर बैठ गया। जब वो इस पर बैठने ही वाला होगा ना सर, मतलब ऐसे जब उसने अपना पैर रखा होगा तो एक फोर्स आगे और एक फोर्स पीछे लगा होगा, फ्रिक्शन का। ठीक है। अगर अब हम स्केट बोर्ड को देखें तो स्केट बोर्ड पर एक एक्सटर्नल फोर्स आया है आदमी के पैर से, है ना। लेकिन सर अगर हम इस पूरे को एक ही सिस्टम मान लें, क्या माना है हमने सिस्टम, मैन प्लस स्केट बोर्ड एज वन सिस्टम, स्केट बोर्ड एज वन कंप्लीट सिस्टम मान ले, तो फ्रिक्शन बिकम्स द इंटरनल फोर्स एंड जीरो एक्सटर्नल फोर्स। बोलो। तो सर अगर हम ध्यान से देखें तो शुरुआत में आदमी और इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो अभी भी वही है। अब सेंटर ऑफ मास इन दोनों का कंबाइंड अगर मूव कर रहा था तो बाद में भी मूव करेगा, और अगर रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं P इनिशियल ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल ऑफ द सिस्टम। अब देखो इक्वेशन कैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। इनिशियली कौन चल रहा था, इनिशियली मास ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, मास ऑफ बोर्ड, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड, और बाद में कंबाइंडली मास ऑफ मैन और मास ऑफ बोर्ड एक सिस्टम बन के कोई नई वेलोसिटी एक्स से चल रहे हैं, कैपिटल एक्स से। मास ऑफ मैन कितना है, 50 इंटू 5, ये तो 0 हो गया, 55 इंटू एक्स, ये क्या आ रहा है बेटा, 250 डिवाइडेड बाय 55 बराबर एक्स। क्या यहां से एक्स की वैल्यू आ गई, 50/11, ऑलमोस्ट 4.9, सॉरी 9.9, 50/11 है ना तो 9.9। क्या इतने से दोनों मिलकर चलने लग गए? अरे हाँ ना तो बोलो यार, कैसी बातें कर रहे हो, जवाब दो जल्दी। क्या इतनी बात क्लियर हुई सबको? 4.9 आएगा क्या, हाँ सॉरी 10 है ना, 5 4 क्वेश्चन समझ में आया सभी को, क्या किया मैंने कि नहीं? चलो जिनको समझ में आया फटाफट लिखो, मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। ये दोनों अलग अलग थे, ठीक है। तो ये इनका सेंटर ऑफ मास, ये मैंने सर्कल से बनाया, ये है, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। सेंटर ऑफ मास तो चलेगा सर, क्योंकि इनिशियली एक बॉडी चल रही है तो सीओएम तो चलेगा। ये सीओएम चल रहा है, कुछ वेलोसिटी होगी, हमें बिल्कुल नहीं पता क्या है वी सीओएम, ठीक है, चलने दो, बढ़िया। अब ये दोनों जा करके ऐसे बैठ गए और कोई नई वेलोसिटी से चलने लगे। अब जब बेटा ये बैठे होंगे तो तुम खुद सोचो कि तुम अगर स्केट बोर्ड पर जंप करते तो तुम्हारे पैर से एक धक्का लगाते स्केट बोर्ड को, स्केट बोर्ड एक्शन है तो रिएक्शन होता, तो स्केट बोर्ड से एक धक्का लगता तुम्हारे पैर पे। लेकिन बच्चों अगर मैं इन स्केट बोर्ड और आदमी को पूरा एक सिस्टम मान लूं, तो ये जो धक्का लगा है एफ, ये एफ इंटरनल फोर्स हो जाता ना, और इंटरनल फोर्स के कारण मोमेंटम में कभी कोई चेंज नहीं आता है। तो इसीलिए मैं एक ने क्या लिखा कि एफ डी टी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एफ डी टी हो गया 0। तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब इनिशियल पिक्चर देखो, ये रही हमारी इनिशियल पिक्चर। अगर तुम इनिशियल पिक्चर को ध्यान से देखो तो आदमी चल रहा है, स्केट बोर्ड रुका हुआ है, तो ये मैंने लिखा आदमी चल रहा है, स्केट बोर्ड रुका हुआ है, तो स्केट बोर्ड की वेलोसिटी हो गई 0। बाद में क्या देखा हमने, फाइनली दोनों मिलकर चल रहे हैं कोई नई वेलोसिटी x से, तो वो आ गई x वेलोसिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? समझ में आया? अरे यही चीज तो बॉम्ब में भी हो रही थी, पहले बॉम्ब रुका हुआ था, फटने के बाद भी बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है, तो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। चलिए और आगे चलें।
चलो लिखो। चलिए हो गया इतना। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो ये हमारी गन है। इस गन में यहां पर एक बुलेट रखी हुई है। m is the mass of bullet, v is the velocity of bullet at firing। चलो अब क्या होता है, इंटरनली यहाँ पर एक ऐसी स्प्रिंग लगी रहती है जो कि हमारे ट्रिगर खींचते ही कंप्रेस हो जाती है ना। अब जैसे ही हम ट्रिगर को प्रेस करते हैं, जैसे ही हम ट्रिगर को प्रेस करते हैं, ये बुलेट जो कि इनिशियली रेस्ट पे है यहां आती है v वेलोसिटी से बाहर। हाँ या ना? जैसे हमने ट्रिगर को प्रेस किया, सडनली बुलेट बाहर आती है v वेलोसिटी से। जब सडनली बुलेट v वेलोसिटी से बाहर आती है तो चेंज, अब देखो यहाँ पे दो चीजों को देखना है तुम्हें। पहले तुम्हें बुलेट की कहानी दिखाऊं तुम्हें। बुलेट, सर अगर हम बुलेट की कहानी देखें तो बुलेट इनिशियली रेस्ट पर है और उसको एक जर्क मिलता है या एक इंपल्स मिलता है एफ डी टी का, जिसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v। तो उसके तो मोमेंटम में देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट। यहां तक की कहानी सबको समझ में आती भी है और ऐसी हमने पढ़ी भी है कहीं कहीं, है ना। अब इसमें आप क्या नया बता रहे हो? तो जो मैं बता रहा हूं उसको देखो। ये गन है और ये बुलेट है। मास कैपिटल M इज द मास ऑफ गन। ये पूरी बंदूक भी तो हमने कुछ मास की बनाई है ना। इस कंप्लीट ट्रिगर विगर इन सबका मास है कैपिटल M और बुलेट का मास है स्मॉल m। बुलेट और गन का सेंटर ऑफ मास में फिलहाल मान लेता हूं यहां पर है। ठीक है, अब ये तुम खड़े हुए हो इस गन को पूरे को लेकर के, बढ़िया मजे से शानदार खड़े हो रोड पे, है ना, मिर्जापुर चल रहा है। अचानक से तुमने शूट करा, मोमेंटम किसका चेंज हुआ? बुलेट का। मोमेंटम किसका चेंज हुआ? जल्दी बोलो। बुलेट का। क्लियर हुई बात? क्या सेंटर ऑफ मास शुरुआत में चल रहा था? तो क्या बुलेट छोड़ने के बाद सेंटर ऑफ मास चलेगा? सिंस सेंटर ऑफ मास ऑफ, ये आपने कैसे बोल दिया? क्योंकि मैंने अब सिस्टम किसको मान लिया? बुलेट और बंदूक पूरे को। क्वेश्चन पहचानो सभी लोग। सिंस सेंटर ऑफ मास ऑफ बुलेट एंड गन is at rest even after the firing, it will
it will remain at rest because no external force applied. No external force applied. इतनी बात समझे? जो भी फोर्स था वो स्प्रिंग का इंटरनल था ना, स्प्रिंग फोर्स इंटरनल फॉर बुलेट एंड गन सिस्टम। हम चालाकी करना सीख गए ना। पहले अगर हम सिर्फ बुलेट की पढ़ाई करते तो फंस जाते, क्योंकि हमें F इंटू डी टी निकालना पड़ता। लेकिन सर हमने चालाकी क्या करी, हमने सिस्टम ही बदल लिया अपना। हमने बुलेट की पढ़ाई करना छोड़ दी, हम तो बुलेट और गन को ही एक सिस्टम मानने लग गए। तो स्प्रिंग फोर्स कैसा बन गया? इंटरनल इन नेचर। मतलब सर अगर जब स्प्रिंग का धक्का इधर लगा था तो इधर भी लगा था। अरे यार, और अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो जब हम जब हम बुलेट फायर जब हम फायरिंग करते हैं तो हमारा हाथ पीछे आता है। हमारे हाथ पे एक झटका लगता है पीछे की तरफ। दैट झटका इज नोन एज रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन। क्लियर हुई बात? दैट झटका इज नोन एज रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो इनिशियली भी मोमेंटम और फाइनली भी मोमेंटम कंजर्व्ड है। बोलो, इनिशियली बुलेट और हाँ, इनिशियली बुलेट और गन दोनों रेस्ट पर थे तो 0। फाइनली क्या हुआ सर? फाइनली बुलेट चली है m इंटू वी से और हमारा हाथ चला है m इंटू माइनस एक्स वेलोसिटी से। x क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, जिससे हमारा हाथ पीछे हुआ। आपने इसको माइनस क्यों ली? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आगे गया है तो इसको पीछे ही आना पड़ेगा। तुम्हें नहीं विश्वास है तो तुम प्लस ले लो। चलो, यही हुआ होगा। m इंटू एक्स माइनस एम वी, एक्स बराबर माइनस एम वी अपॉन में कैपिटल M। इतनी वेलोसिटी से हमारा हाथ पीछे की तरफ झटका खाएगा एंड नेगेटिव डायरेक्शन शोज opposite to velocity of bullet। हाँ या ना? सभी लोग बोलो। अगर आपने मास ऑफ गन बढ़ा दिया तो वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल थोड़ी छोटी हो जाएगी, जिस कारण आपके हाथ पे झटका कम आएगा। क्लियर हुई इतनी बात हर किसी को? समझे इतना? रिकॉइलिंग ऑफ गन पढ़ाई। अगर तुमसे कोई पूछता कि बताओ बुलेट कितने से गई है, तो याद करो एनएलएम के क्वेश्चन। एनएलएम के क्वेश्चन में तुम्हें टाइम इंटरवल देता था वो कि अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एंड इंटरवल इज 0.01 सेकंड, 0.2 सेकंड। क्योंकि वहां पर उसकी मजबूरी थी एफ डी टी देना, तभी वो तुमसे एम वी निकलवा पाता था। लेकिन अगर मैं कहूं तुमसे कि आज के बाद बुलेट गन एक सिस्टम है, तो सर ये रेड वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ निधि, बिल्कुल क्लियर हुआ इतना हर मासूम को? अच्छे से लिखो, एक नोट लिखो, कमेंट ऑन काइनेटिक एनर्जी, और पेज छोड़ो। तुम लोगों को घर पे सोचना है इसके बारे में। कमेंट ऑन काइनेटिक एनर्जी, पहले तुम सोचोगे क्या लिखना है। कमेंट ऑन काइनेटिक एनर्जी, और एक पेज, आधा पेज छोड़ दो, हाफ पेज बहुत। आगे चलते हैं। एक और सिस्टम आता है बुलेट एंड ब्लॉक सिस्टम। ये ब्लॉक में टी टेंशन आ रहा है, ये एम मास है। अब मान लो एक बुलेट आई,
v वेलोसिटी से स्मॉल m की, क्या होगा? केस 1, सर केस 1 ये होगा, बुलेट रिमेन इन ब्लॉक एंड बोथ मूव। आपने बुलेट को मारा, इस तरीके से मारा कि जब बुलेट इस ब्लॉक के अंदर घुस गई और दोनों एक साथ मूव करने लगे, मूव करके दोनों यहां तक आ गए। ये बुलेट फंसी हुई है इसमें। बोलो क्लियर है क्या इतना? ये थीटा एंगल, ये एल लंबाई, एल लंबाई यहां तक होती है सेंटर ऑफ मास तक पूरे सिस्टम की। क्लियर है? अच्छा, तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे? तो देखो क्या करो तुम, जब कभी भी तुम्हें ऐसी सिचुएशन आ जाए, फिर वही करना है। अगर एक को सिस्टम मानोगे, अगर मान लो तुमने सिर्फ बुलेट पे ध्यान दिया, तो जब यहाँ टकराएगी तो एक फोर्स इधर आएगा जो कि बुलेट पे लग रहा होगा, और एक फोर्स बुलेट लगा रही होगी डब्बे पे। लेकिन अगर तुम डब्बे और बुलेट को एक ही सिस्टम मान लो, लेकिन तुम डब्बे और बुलेट को एक ही सिस्टम मान लो, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या सिस्टम में एक्स डायरेक्शन में? नहीं है। तुम क्या लिखोगे? फॉर बुलेट ब्लॉक सिस्टम, बुलेट ब्लॉक सिस्टम मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सीधे सीधे बोलोगे अब तो तुम, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। जब दोनों मिल गए होंगे, ऐसे दोनों मिल गए होंगे और यहां से कुछ एक्स वेलोसिटी से चलना चालू किए होंगे, तुम क्या लिखोगे? इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है सर? m इंटू स्मॉल v। बड़ा वाला डब्बा तो चल नहीं रहा था, बाद में क्या हुआ, दोनों मिल गए और एक वेलोसिटी से चलने लगे, x। So velocity with which it is moving is mv upon small m plus capital M. Velocity with which both block moves, with which both block moves, क्लियर हुआ इतना? कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि बताओ ये हाइट में राइज कितना हुआ। क्या पूछ लेता है कि ये हाइट में राइज कितना हुआ। कभी कभी ऐसा भी पूछ जाता है कि बताओ हाइट में राइज कितना हुआ। तो ठीक है, इसको नाम दे दो ए पॉइंट और इसको नाम दे दो बी पॉइंट, और लिखो टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। ए पर एनर्जी कितनी थी सर? ए पर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक थी, हाफ m प्लस स्मॉल m इंटू एक्स का स्क्वायर। इससे दोनों ने चलना चालू किया था बराबर। ऊपर जाकर के मान लो यहाँ पे रुक गए, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई दोनों की m प्लस m इंटू जी, और हाइट आ जाएगी h जो कि होगी l माइनस l cos थीटा। अब ये मत पूछना है कैसे आया है, बहुत बार पढ़ाया है मैंने। काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, और ये लिखा है मैंने काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। यहाँ पे ये जीरो और यहाँ पे ये जीरो। क्लियर हुआ क्या इतना सभी को? हाइट आ गई क्या? यहाँ से कितनी आ रही है हाइट? m प्लस m कट गया तो एक्स स्क्वायर बाय 2g 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू, अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा, h की तो वैल्यू आ गई है, सॉरी सॉरी, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू h एंड दैट इज इक्वल्स टू l माइनस l cos थीटा। अब अगर वो एंगल भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें cos थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो क्लियर हुआ क्या इतना? हर किसी को समझ में आई ये कहानी अच्छे से? नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे 70% सेंटर ऑफ मास खत्म होता है। तुम लोग
क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे इम्पल्स पे। किस पे करेंगे? इम्पल्स पे और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे। आने वाली 2 क्लासेस हम यही पढ़ेंगे, उसके बाद कोलिजन स्टार्ट होगा और चैप्टर खत्म। क्लियर है? इम्पल्स पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मैंने इम्पल्स पढ़ाया भी नहीं है तुम लोगों को, तो एफ डी टी बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इस पे और गहरी चर्चा करेंगे अपन। ठीक है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। गुड नाइट टू एवरीवन।